नमस्कार मित्रों, वेदर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे राज्य के बहुलवादी सिद्धांत की। बहुलवादी सिद्धांत ये मानता है कि राज्य की जो अनन्य विशेषता संप्रभुता होती है, उसके कारण से राज्य चाहे किसी भी प्रकार का हो, वह अंततः वो एक निरंकुश राज्य ही साबित होता है। इसलिए बहुलवादी संप्रभुता को बहुत ही संशय की दृष्टि से देखते हैं। ये बहुलवादी सिद्धांत सबसे ज़्यादा लोकप्रिय 20वीं शताब्दी के आरंभिक जो साल थे 1910 से 1920, 25, 30 तक, उस समय बहुत लोकप्रिय हुआ था और बाद में वापस से इसका पुनर्जागरण, जैसे हम कह सकते हैं, अगर कहें तो वो 1970 के दशक में वापस से होता है। इसके प्रमुख जो सूत्रधार थे वो थे G.T.H. कोल, हेरोल्ड लास्की और फिजिस। ये लोग मूलतः इस बात पर सहमत थे कि राज्य की जो संप्रभुता की विशेषता है वो सामान्य जन के लिए उचित नहीं है, क्योंकि वह उसके निरंकुश होने की बहुत संभावना है। और उसमें बहुत से उदाहरण उन लोगों ने दिए, जैसे G.T.H. कोल तो इसलिए गिल्ड सोशलिज्म की बात करता है, श्रेणी समाजवाद की बात करता है, और लास्की ने बहुत अथॉरिटी के ऊपर बहुत सी बातें कही है कि किस प्रकार से वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। हालांकि बाद में 1925 में जब वो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखी उसने, उसके बाद में धीरे धीरे उसके विचार थोड़े परिवर्तित हो गए और वह बहुलवादी से धीरे धीरे समाजवादी और मार्क्सवादी भी बनता गया। लेकिन आरंभिक वर्षों में लास्की पूर्ण रूप से बहुलवादी था। बहुलवादी ये विचारक मानते थे कि चूंकि संप्रभुता एक ऐसी विशेषता है जो राज्य चाहे प्रजातांत्रिक हो, चाहे उदारवादी हो, चाहे संविधानवादी हो, यानी संविधान के अनुसार चलता हो, लेकिन हमेशा ये संभावना रहती है कि वह निरंकुशता में परिणत हो जाए। और उनकी, जैसे फिजिस ने तो इसको इंगित भी किया है कि जैसे बिस्मार्क 19वीं शताब्दी में जब उसने एकीकरण किया जर्मनी का, और वह जिस तरह से शासन कर रहा था, वो एक संकेत था कि कैसे एक संवैधानिक राज्य का उपयोग निरंकुशता से किया जा सकता है। और बाद में हम देख सकते हैं कि इन्होंने जो बातें कही, उदारवादी जो बहुलवादी विचारकों ने, जो प्रथम विश्व युद्ध के समय में इन्होंने इस बात को इंगित किया कि ये जो युद्ध है, इसका भी बहुत बड़ा कारण यह है कि संप्रभुता का इशू सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके कारण से राज्य युद्ध में लिप्त होते हैं। और बाद में हम देखते हैं कि हिटलर वगैरह ने संवैधानिक राज्य का भी दुरुपयोग करके तानाशाही शासन स्थापित किया था। तो संविधान का होना ही ये गारंटी नहीं है कि राज्य निरंकुश नहीं होगा, ये इनका मूल मंत्र था। इसलिए वो ये मानते थे कि निरंकुशता राज्य के स्वभाव में है, या संप्रभुता होने के कारण से उसके स्वभाव में है, इसलिए वो राज्य की आलोचना करते हैं। तो मूल रूप से जो प्लूरलिस्ट हैं, बहुलवादी है, ये राज्य की संप्रभुता की अवधारणा के आलोचक हैं और संप्रभुता को किसी भी प्रकार से सही नहीं मानते हैं। जो मुख्य आलोचना इनकी है वो 3 बातें हैं जिस पर ये सारी आलोचना आधारित है। सबसे पहली बात जो ये सब लोग कहते हैं वो ये है कि राज्य को संप्रभुता का सिद्धांत राज्य में स्थित जितनी भी जो वॉलंटरी एसोसिएशंस हैं उन सब को समाप्त कर देती है। क्योंकि कोई भी संगठन अगर आप बनाए समाज में, तो उसमें किसी न किसी रूप में उसमें कुछ ऐसी स्थितियां हो, ऐसे उनके कानून होने चाहिए या ऐसा उनका कार्य होना चाहिए कि वो कुछ क्षेत्र में तो अपनी इच्छा को पूर्ण माने, जबकि अगर राज्य के पास संप्रभुता है तो वो किसी भी दूसरी संस्था को स्वीकार नहीं करेगा। तो कोई भी संस्था जो वॉलंटरी बनी है, जो जनता की इच्छा से बनी है, वो अपने कार्य करने के लिए उसे हमेशा राज्य की इजाज़त लेनी पड़ेगी या राज्य से अप्रूव कराना पड़ेगा उसको किसी न किसी रूप में, और उसके कारण से वो सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएंगे और उनका महत्व कम हो जाएगा। तो इसलिए पहली आलोचना तो ये की जाती है कि ये जो संप्रभुता है राज्य की, ये राज्य या समाज में जो बहुत सी उपयोगी संस्थाएं होती है, उन उपयोगी संस्थाओं के कार्य करने में बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि वो उपयोगी संस्थाएं स्वायत्तता का निर्वाह नहीं कर सकती, वो स्वायत्त नहीं बन सकती है राज्य की संप्रभुता के होते हुए। दूसरी बहुत बड़ी आलोचना संप्रभुता की यह है कि इस संप्रभुता का जो तर्क है मुख्य रूप से वो ये है कि राज्य समाज की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे जनरल विल हम कहते हैं। तो सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करने के कारण से वो संप्रभु होता है।
जबकि आलोचक, ये जो बहुलवादी आलोचक हैं, वो ये कहते हैं कि समाज की कोई एक विल या एक इच्छा नहीं होती है, ऐसी कभी भी नहीं इच्छा नहीं होती है कि जिसे हम कह सकते हैं कि सामूहिक इच्छा है। एक पहली बात तो समाज बहुत ही एक जटिल संरचना है जिसमें बहुत से समूह होते हैं और वो समूह बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बड़े हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, नए समूह पैदा हो जाते हैं। हर समूह की अपनी इच्छाएं होती है, कभी व्यक्तियों की इच्छाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कोई भी क्षण समय ऐसा नहीं होता जब हम ये कह सकें कि ये सामूहिक इच्छा है। इसलिए सामूहिक इच्छा का बहाना लेकर हम संप्रभुता का निर्माण करते हैं, जो गलत है, क्योंकि सामूहिक इच्छा होती ही नहीं है समाज में। समाज में इच्छाएं बटी हुई होती है और समय समय पर उन इच्छाओं में कोई इच्छा प्रभावी होती है जिसकी बात मानकर राज्य कार्य करता है और उसको वो सामूहिक इच्छा का नाम देता है। तो ये दूसरी बड़ी आलोचना इसकी की जाती है कि ये सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता, क्योंकि सामूहिक इच्छा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। तीसरी बड़ी आलोचना यह है कि आज के समय में जब हम बात करें तो प्रजातांत्रिक युग में सभी व्यक्ति विवेकी हैं, समाज में सभी व्यक्ति समान हैं। अब ये समान व्यक्ति और विवेकी व्यक्ति एक तरफ हैं और फिर सीधा उनका संबंध होता है एक संप्रभु से, और उसके बीच में किसी प्रकार का अगर कोई जिसे कह सकते हैं कि कोई दूसरे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, तो ये सीधा प्रत्यक्ष संबंध निरंकुशता को जन्म देता है, क्योंकि कोई बफर नहीं होता है, बीच में कुछ रोकने वाला नहीं होता है। इसलिए समाज में जब आज प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जब प्रत्येक व्यक्ति वोट देके अपने घर चला जाता है और वो एक सरकार को चुन लेता है, उसके बाद में सरकार के निरंकुश होने की पूर्ण संभावनाएं रहती है। और इस कारण से जब तक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होंगे समाज में जो राज्य और व्यक्तियों के मध्य में एक बफर का काम करे, तब तक राज्य संप्रभु होते हुए निरंकुश ही बना रहेगा। और इसके बहुत से उदाहरण हम देख सकते हैं, जो वो उदाहरण देने की बात करते हैं कि प्रजातांत्रिक होने पर भी ये खतरा रहता है कि जो मेजोरिटी से सरकार बनती है, जैसे वेस्टमिनिस्टर सरकार की बात करते हैं, तो वो मेजोरिटी की सरकार भी निरंकुशता का काम करती है, क्योंकि जिसके पास मेजोरिटी है, बहुमत है, वो अपनी इच्छा से कानून बनाता है और वो अल्पमत की बात को स्वीकार नहीं करता है। तो इसलिए बहुमत की जो इच्छा है वह भी निरंकुशता को का प्रतिनिधित्व करती है। और जिसे बड़ा अच्छा नाम दिया गया था मैकॉले का द्वारा, लॉर्ड मैकॉले ने जो किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, उसमें उसने बहुत अच्छी एक कॉन्सेप्ट दिया था जो बाद में उस समय काम में आया 19वीं शताब्दी में थोड़ा सा, और बाद में अब 1970 के बाद में इसको बहुत काम में लिया जा रहा है पॉलिटिकल साइंस में। वो है इलेक्टिव डेस्पोटिज्म, जो मैकॉले का दिया गया शब्द है। यानी जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो चुनकर डेस्पोटिक हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं, वो प्रजातांत्रिक नहीं रहते एक बार चुनने के पश्चात। और बहुमत के शासन में ये संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इंग्लैंड के संदर्भ में उसने कहा था कि पार्लियामेंट इसलिए निरंकुश बन जाती है, उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। अमेरिका में भी इसको इंगित किया था जब टोकाले ने जो पुस्तक लिखी थी अमेरिका, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, टोकवेले ने, और उसने वहाँ पर ये देखा था कि उस राज्य में अगर सेपरेशन ऑफ पावर है तब तक वो राज्य वहाँ पर प्रजातंत्र है। अगर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगी तो जो इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी है वो इलेक्ट्रल डेस्पोटिज्म में परिवर्तित हो जाती है। तो उसके पश्चात उसी अमेरिकन ट्रेडिशन में बाद में रॉबर्ट डाहल, एक बहुत बड़ा 1960 के दशक में, 1950 और 60 के दशक में उसने काफ़ी काम किया है, अमेरिकन प्रोफेसर था जिसे बहुत बड़ा प्लूरलिस्ट माना जाता है, और जिसने अवधारणा दी थी प्लूटोक्रेसी की। यानी उसने कहा था प्रजातंत्र जो है वह मूल रूप से बहुलवादी ही होता है, प्रजातंत्र निरंकुश नहीं हो सकता। और समाज में प्रजातंत्र सही प्रकार से चले इसके लिए आवश्यक है कि प्रजातंत्र का जो सामाजिक आधार है वो मजबूत होना चाहिए। केवल राजनीतिक कल्पना नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था नहीं है प्रजातंत्र का आधार सामाजिक होना चाहिए, तब प्रजातंत्र मजबूत होता है। और प्रजातंत्र का सामाजिक आधार कैसे बनता है? वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से बनता है। तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में जब प्रजातंत्र होगा, वहाँ पे जब लोग प्रजातांत्रिक तरीके से काम करेंगे, तब वो प्रजातंत्र की भावना को सीखेंगे, उसके क्रियाकलापों को सीखेंगे, और इसलिए राजनीतिक रूप से भी वो प्रजातांत्रिक रहेंगे। तो उसने बहुत सी पुस्तकें लिखी है डेमोक्रेसी के ऊपर, रॉबर्ट डाहल ने, और वो बहुत बड़ा एक प्लूरलिस्ट माना जाता है। और उसने कहा है कि प्रजातंत्र का बहुलवादी स्वरूप ही वास्तविक स्वरूप है।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक बड़ी लंबी परंपरा है बहुलवादी विचारकों की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कुछ विचारक हुए जिन्होंने इसकी बात की, जैसे गिर्क है, जैसे क्रेब है, जो डच विचारक था, या डूजे है फ्रेंच विचारक, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस प्लूरलिस्ट जो मॉडल है इसको लागू करने की बात की है, क्योंकि वो मानते हैं कि अगर ये जैसे यूएनओ वगैरह जो बने हैं, और जो बाद में उसमें यूनाइटेड नेशंस था, बाद में यूएनओ बने, तो ये जितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनते हैं ये धीरे धीरे इस प्लूरलिज्म को समाप्त कर देते हैं। जबकि ये संगठन ऐसे होने चाहिए जो सभी राज्यों को स्वतंत्रता दे कि वो एक सिर्फ मंच के रूप में काम करें, न कि वो डेस्पोटिक के रूप में काम करें, निरंकुश तंत्र के रूप में काम करें, अपनी इच्छाओं को थोपे। तो इसलिए प्लूरलिस्ट टेंडेंसी जो सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत राज्य का, वो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और वो राज्य की निरंकुशता, बढ़ती हुई निरंकुशता को रोकने का एक बहुत सार्थक सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत करता है। और आज 1970 के बाद में, जब मैंने जो बात बता रहा था कि ब्रिटेन में जब लेबर पार्टी मेजोरिटी में आई, और बहुत कम जब मेजोरिटी होती है, उस समय में वो पार्टी अपने सारे जो उसके वादे हैं उसको पूरा करना चाहती है, इम्प्लीमेंट करना चाहती है, और वो ये नहीं सोचती कि 5 साल बाद में वो परिवर्तित भी हो सकती है। और ऐसी स्थिति में हम तो समझते हैं कि हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं, जबकि हम वास्तव में उस स्थिति में हम जिसे कह सकते हैं इलेक्टोरल डेस्पोटिज्म में जीते हैं, उसकी तरफ इंगित किया गया है। और आज देख सकते हैं बहुत से देश हैं जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हैं कि जब एक पार्टी राजनीतिक दल जीत कर आता है तो वो ये सोचता है कि 5 साल उसके पास है या 4 साल उसके पास है, तो उस समय में वो सारे काम कर दे जिससे आने वाले समय में पता नहीं वहाँ भी जीत कर आए या नहीं आए। तो वो बिल्कुल डेस्पोटिक हो जाता है, जनता के लोकतंत्र में लोकमत के कोई महत्व नहीं देता है जब तक कि चुनाव नहीं आ जाए। चुनाव से 6 महीने पहले वो लोकमत को महत्व देना आरंभ करता है, और उससे पहले वो अपनी मनमर्जी करता है। ये बात प्लूरलिस्ट ने सबसे पहले इंगित करने की कोशिश की है कि इसलिए जो नेशनल असेंबली की कॉन्सेप्ट है, चाहे वो पार्लियामेंट का नाम हो चाहे कोई भी, अगर राष्ट्रीय संसद कोई बनती है तो वो मानता है कि यह कैसी भी हो, चाहे प्रजातांत्रिक हो, उदारवादी कैसी भी हो, वो अंततोगत्वा वो राज्य को निरंकुश बनाती है। इसलिए इनका तो ये सुझाव है प्लूरलिस्ट का कि राष्ट्रीय संसद होनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ फेडरलिज्म होना चाहिए। अलग अलग संसदें छोटी छोटी हो जो आपस में मिलकर जब समय समय पर जो कोई राष्ट्र की समस्या सामने आए तब समय समय पर मिलकर उस चुनौती का सामना करें, न कि कोई स्थायी संसद बन के हमारे माथे पर बैठी रहे जिससे कि वह और वो निरंकुश राज्य या राजा की तरह काम करती रहे। तो ये बात मुख्य रूप से प्लूरलिस्ट कहते हैं। हालांकि इसकी आलोचना की जाती है, जितने भी राज्य के समर्थक हैं वो मानते हैं कि ये जो विचार है यह व्यावहारिक विचार नहीं है, क्योंकि बिना संप्रभुता के राज्य का कोई मतलब ही नहीं है। राज्य जीवित रह ही नहीं सकता। राज्य की अनन्य विशेषता ही संप्रभुता है, क्योंकि किसी भी संगठन में कोई एक ऐसी संस्था या एक व्यक्ति या एक संस्था ऐसी होनी चाहिए जिसकी बात को सब लोग स्वीकार करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो अराजकता में परिणित हो जाएगा समाज। इसलिए ये जो विचार है, ये विचार सिर्फ इतना महत्वपूर्ण जरूर है कि ये इससे हम ध्यान रखें कि कोई भी संसद, चाहे प्रजातांत्रिक हो चाहे कोई या वो उदारवादी हो, वह निरंकुशता की तरफ अगर बढ़ती है तो हमें ध्यान रखना चाहिए और लोकमत के द्वारा उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसका महत्व प्रजातंत्र में बढ़ते हुए जो निरंकुशता का खतरा है उसको इंगित करने का इसका महत्व है। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।